नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज मुद्दा सिर्फ एक बिल का नहीं है, आज सवाल है महिलाओं के सम्मान का, सच्चाई का और उस पर होती सियासत का। योगी आदित्यनाथ ने संसद में विपक्ष को आड़े हाथों लिया और सीधा प्रहार किया। विपक्ष की तुलना गिरगिट से की और यह तक कह दिया कि आपके आगे तो गिरगिट भी शर्मा जाए। तो उधर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार करते हुए कहा कि नारी सम्मान के नाम पर, महिला आरक्षण के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार सियासत कर रही है। लागू करना है तो सीधे लागू क्यों नहीं करते हैं। शाहबानों से लेकर गेस्ट हाउस कांड तक सब कुछ आज संसद में याद दिला दिया गया। सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर महिलाओं के साथ, महिलाओं के सम्मान के साथ कौन खड़ा हुआ है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि आज इतिहास के पन्ने संसद में खोले गए और एक एक कर तमाम पाप उजागर किए गए। ऐसे में आज होगी आर पार की बहस, लेकिन उससे पहले किस तरीके से संसद में माहौल आज गर्म रहा, सियासी वार पलटवार हुए, इतिहास के पन्ने पलटे गए और एक एक कर सब कुछ एक दूसरे को याद दिलाया गया। देखिए जरा। आधी आबादी के उन्नयन के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी गरिमा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए उठाए जाने वाले किसी भी प्रगतिशील कदम का समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन हमेशा विरोध करता है। अब उठा के देख लीजिए ना, एक एक मुद्दे पर जो आचरण 16 और 17 अप्रैल को लोकसभा में देखने को मिला, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, टीएमसी का, डीएमके का, वो हर मुद्दे पर था। मैं तो पिछले 9 वर्षों से सदन में उन सभी मुद्दों के हम गवाह हैं और यह सदन तो आज से नहीं, लगातार समाजवादी पार्टी के उदय के साथ ही उन मुद्दों का गवाह है जो आपके महिला विरोधी आचरण को प्रस्तुत करता है। आप लोगों के आचरण को देख करके गिरगिट भी संकुचा जाएगा। संसद में आचरण कैसा और यहां आचरण कैसा, वह भी संकुचा जाएगा। कैसे रंग बदला जाता है। यानी दिल्ली से लखनऊ पहुंचते पहुंचते जब आधी आबादी के आक्रोश को झेलना पड़ रहा है, अब यहां पर रंग बदल गए। अब कह रहे हैं 33% आरक्षण होना चाहिए, सदन में विरोध क्यों किए। समाजवादी पार्टी का आचरण घटिया है। महिलाओं के श्राप से सपा खाक हो जाएगी, सपा का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में ही इनका हिसाब हो जाएगा। बाकी जिन दलों ने विरोध किया है, मुझे लगता है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, टीएमसी और डीएमके को भी महिलाओं के क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। देखिए, समाजवादी पार्टी बिल्कुल, मैं कह सकता हूं, दुरंगी चाल चल रही है। जब वोट देने का मौका आएगा पार्लियामेंट में तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम संशोधन विधेयक पास न हो, उस पर वोट करेंगे। इवन देन आप देखेंगे पुराने फुटेज निकाल करके आदरणीय गृह मंत्री ने सदन में कहा, लोकसभा में, कि हम लिख करके देते हैं, आप जैसा चाहता हो वैसा कर लो, केवल आप समर्थन कर दो। तो समाजवादी पार्टी तैयार नहीं हुई। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने साफ मना कर दिया। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दुरंगी चाल खेल रहे हैं और जनता सच्चाई को समझती है। समय आने पर इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जो विरोधी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे इंडी गठबंधन में शामिल दल हो, ये सब लोग, इनका आचरण महिला विरोधी है और इन्होंने महिलाओं को 2029 में आरक्षण से वंचित कर दिया। जो लोग कह रहे हैं कि गिरगिट हैं, वो खुद गिरगिट है। कभी आईने में देखें जाकर के तो उन्हें पता लगेगा कि रंग कौन बदल रहा है। महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है सदन से। जब उन्हें लगा कि बहुमत नहीं होगा 2/3, तो गिरगिट की तरह रंग बदल लिया पूरे बीजेपी के लोगों ने और रात में ही नोटिफाई कर दिया। तो आज तो आरक्षण लागू है ना, तो आप आरक्षण देना क्यों नहीं चाहते। आप जब चाहे तब आरक्षण दे सकते हैं। हम तो कहते हैं कि आज जो महिला आरक्षण बिल पास हो गया था 2023 में, उसको लागू करें
और यहाँ पर उसका प्रस्ताव पास करें। हम समर्थन करेंगे, हम लोग विपक्ष के लोग समर्थन करेंगे। लाएं, केवल ये महिलाओं को भ्रमित करते हैं कि मैं यूपी के नारी हूँ, बेखौफ सताई जाती हूँ, राम राज का झांसा देके बलि चढ़ाई जाती हूँ, सिंदूर कोख और इज्जत नोच जिंदा लाश बनाई जाती हूँ, नकली आरक्षण का धोखा देके शतरंज नचाई जाती हूँ, मैं यूपी की नारी हूँ, हर रोज जलाई जाती हूँ। जो बिल 2023 में लोकसभा से सर्वसम्मत से पारित हो चुका है, महिला आरक्षण बिल, आज उसको मानवर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये महिलाओं को हक अधिकार नहीं देना चाहती है। मानवर अगर इनकी मंशा स्पष्ट होती तो 2023 में महिला आरक्षण बिल पास है, आज वो कानून का रूप ले लिया है, उसको इन्हें लागू करना चाहिए, लेकिन आज ये लागू नहीं करके ये डिमोलिटेशन, ये नया परिसीमन बिल लाए और उस नए परिसीमन बिल के तहत ये अपनी मनचाही लोकसभा और विधानसभा सीट बना करके लोकतंत्र को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सदन में आज किस तरीके से वार पलटवार हुआ, शब्दों का शस्त्र युद्ध छिड़ा, वो आपने देखा। अब कई सुलगते सवाल जिनके इर्द गिर्द आज सीधी बात होने वाली है, कि कर वो सवाल आपके सामने रख दे। महिला आरक्षण पर समर्थन या वाकई में सिर्फ सियासी अवसरवाद जो इस समय देखने को मिल रहा है, कितनी सच्चाई। दूसरा सवाल, शाहबानों से 3 तलाक तक किसने महिला सच में जोखिम उठाया? जिस तरीके से इतिहास के पन्ने पलटे गए, नारियों से जुड़े तमाम मामले याद दिलाए गए। तीसरा, कानून बनाम जमीनी हकीकत, क्या महिलाओं की सुरक्षा में सच में बदलाव आया है? आंकड़े क्या कहते हैं? चौथा महत्वपूर्ण सवाल, गेस्ट हाउस कांड जैसे पुराने घाव, न्याय की लड़ाई या सिर्फ चुनावी हथियार, क्योंकि बार बार बीजेपी गेस्ट हाउस कांड को याद दिला रही है। पांचवा अहम सवाल, 33% आरक्षण असली सशक्तिकरण या सिर्फ प्रतीकात्मक राजनीति? तो ये वो सुलगते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उनका परिचय भी हम आपसे करा देते हैं जिन मेहमानों के साथ आज सीधी बात होने वाली है, क्योंकि आज का मुद्दा बेहद अहम है। आज का मुद्दा वो मुद्दा है जो बीते कई दिनों से, कई हफ्तों से सियासत में गूंज रहा है, जिसके लिए अब वाकई में सोचने की जरूरत आ पड़ी है कि क्या ये सिर्फ एक वाकई में नारी के सम्मान की बात हो रही है, नारी की बात हो रही है, नारी को हक दिलाने की बात हो रही है, या फिर ये सियासी खेल है जो यहाँ पर खेला जा रहा है। पल्लवी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ आज हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से पक्ष रखने के लिए। जयकरण वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। रणविजय सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ आज इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पल्लवी जी, आज जमकर इतिहास के पन्ने पलटे गए, सदन में जमकर सीएम योगी आदित्यनाथ गरजे, विपक्ष के नेताओं ने भी पूरा पलटवार दिया, इतिहास के पन्ने पलटकर एक एक कहानी याद दिलाई गई। लेकिन जब हम महिला आरक्षण की बात करते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिला आरक्षण के मुद्दे पर इतनी मुखर है, अगर वाकई में इतनी मुखर है तो ये सालों से, दशकों से आखिर क्यों लंबित पड़ा रहा था? अब चुनावों से पहले ये इतनी जो बुलंदी के साथ आवाजें उठा रहे हैं, क्या ये सिर्फ टाइमिंग का खेल है? मोनिका जी, देखिए, आपने अभी कहा कि दशकों से लंबित था, सालों से लंबित था। देखिए, महिला आरक्षण की बात एक्चुअली में तो यदि बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद हमको ये अधिकार मिल जाना चाहिए था। बहुत ही लंबा हमने जो है इंतजार किया, और उसके बाद जब ये बिल आया, उसमें जब इस चीज़ को लागू करने की बात हुई तो विपक्ष ने पूरी तरीके से इसको नकार दिया। इसके पक्ष में इन्होंने वोट नहीं डाला। कहते रहे ये कि हम इसमें पक्ष में हैं, लेकिन कोई ना कोई रीजन दे के, चाहे वो परिसीमन की बात हो या आरक्षण की बात हो, इसको टालने का प्रयास किया। देखिए, सभी सहयोगी दल मिलके बैठे हैं, जिसमें से समाजवादी पार्टी और आरजेडी की यदि बात करें, उन्होंने कभी भी इस पक्ष में तो कभी थे ही नहीं। जब भी महिला आरक्षण बिल की बात हुई, इन्होंने हमेशा से अपोज किया है।
2010 में भी पूरी तरीके से ये अगेंस्ट थे। इन्होंने ऐसे ऐसे कमेंट्स भी पास किए थे कि परकटी महिलाएं पहुंच जाएंगी संसद में, घर का चूल्हा चौका कौन करेगा, इसकी इनको चिंता सता रही थी। तो ओवरऑल जो भी बहाने, फिर उसको रिजर्वेशन का नाम लेके कुछ ना कुछ करके इसको काटने का प्रयास किया कि ये बिल जो है लिंगर ऑन होता रहे और महिलाओं को उनका हक ना मिले। तो बेसिक रीजन यही था कि महिलाएं संसद में अपनी पूरी भागीदारी लेके ना पहुंचे, अपनी बात को आगे ना कहें, इस वजह से इनको इस चीज को टालना था जो इन्होंने लेकिन किया। आप उसको कह रहे हैं टालने का विपक्ष प्रयास ने किया टाला था। और ये दशकों से लंबित को लेकर जब सवाल किया जा रहा है तो आपने कहा विपक्ष इसे टाल रहा था। तो आपकी 3 टर्म्स की सेंट्रल में सरकार, तो ये बताइए कि पहले ही कार्यकाल में से क्यों नहीं उठा दिया गया? देखिए, वही बात है ना, हर बार भारतीय जनता पार्टी 2014 से, ऐसा नहीं है कि कोई चुनावी मुद्दा है जिसको आप लोग बहुत सारे चैनल्स पे बहुत विपक्ष ये भी बात बोल रहा है कि हम चुनावी मुद्दा लेके चल रहे हैं। देखिए, भारत में 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं है। यहाँ हर 6 महीने पे कोई ना कोई इलेक्शन रहता ही रहता है। 2023 में पारित हुआ और ये जो है लागू हो गया। देखिए, बिल तो ये बन ही चुका है। हाँ। लेकिन जब ये संशोधन के साथ इसको पास करने की बात हुई, वहां पे जो है विपक्ष पीछे हट गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि 2029 में लागू हो जाए और हर तीसरी महिला आपको लोकसभा इलेक्शन के बाद सांसद दिखे। अभी क्या है कि ये जो हमारा परिसीमन था वो 1971 की जनगणना पे बेस्ड था, जिसमें 543 सीटें थी। उससे पहले इंदिरा गांधी जी ने जब चेंज किया था 522 सीटों से 543 किया था, और उस परिसीमन को 2026 तक फ्रीज कर दिया गया था। और कोविड की वजह से 2021 में जनगणना नहीं हुई, जैसा कि सभी को पता है। तो अभी जनगणना हो रही है और ये बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ जी, ये बहुत लंबा प्रोसेस है कि इसकी जनगणना होगी, इसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद ये होगा। तो ये चीज 2034 तक जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से इस चीज के लिए निर्णय ले चुकी है, चाहती है कि 2029 का जो इलेक्शन हो उसमें ये पारित हो इसे जाए। चुनावी तो शिगुफा क्यों नहीं कहा जाए? पल्लवी, जब आप खुद कह रही हैं कि इसे चुनावों के तौर पर देखते हुए आरोप विपक्ष लगा रहा है, तमाम लोग भी यही आरोप लगा रहे हैं, क्यों इसे चुनावी शिगुफा ना कहा जाए? 24 में चुनाव, इससे पहले 23 में ये आ जाता है। अब उसके बाद ये आप 29 तक का वो इसका राग अलाप रहे हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से खुद सड़कों पर उतर आते हैं, विशेष सत्र बुलाया जाता है, किस तरीके से सदन में वो खुद गरजते हैं। 27 में यूपी में चुनाव है। ये सब एक भूमिका ही तो बनाता है, जनता के बीच में एक इमेज ही तो क्रिएट कर रहा है। और आप इतिहास के पन्ने पूरे पलट देते हैं कि जनता आज सोच में पड़ गई है कि दरअसल सच में जब नारी सम्मान की बात है तो कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्यों ना इसे चुनावी शिगुफा कहा जाए? बिल्कुल कहा जाएगा। मोनिका जी, 2023 में हो रहा था लागू, तब भी चुनावी शगुफा कहा गया था। 2024 के इलेक्शन थे, तो ये तो आप वही मैंने कहा ना, 6 महीने पे इलेक्शन है। उस समय ये बात हो रही थी कि 2029 में क्यों नहीं लागू किया जा रहा है, अभी क्यों लागू किया जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन नजदीक है। ये तो वही बात हो गई, चित भी मेरी पट भी मेरी। इनको सिर्फ इसको आगे प्रोसेस करते जाना, लिंगर ऑन करना है। आप तब करोगे तो अब क्यों किया, आप करोगे तब क्यों किया। ठीक है, यानी कि आपका कहना है कि विपक्ष का काम है आरोप लगाना, कान इधर से खींचो चाहे उधर से खींचो, विपक्ष का काम आरोप लगाना ही है। कपीश जी के पास मैं इसी बात को लेकर चलूंगी। कपीश जी, समाजवादी पार्टी का स्टैंड या तो क्लियर हम समझ में नहीं पा रहे हैं, या फिर आपका स्टैंड वाकई में क्लियर नहीं है। अगर अब समर्थन कर रहे हैं तो पहले विरोध क्यों किया था, या अचानक से यू टर्न क्यों? देखिए मोनिका जी, एक चीज आपको कह दें कि हमारी बहन ने अपनी आवश्यकता के अनुसार चीजें बताई और जो सच्चाई थी उसको छुपा ली। जैसे 2001 में अटल बिहारी जी ने भी 25 साल बढ़ा दिया था। बढ़ा दिया था किसके थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो किस पार्टी की थी? इन्होंने नहीं बताया। यानी यहाँ चोरी की इन्होंने, जनता को धोखा देने का काम किया। अब दूसरा जनता को धोखा क्या दे रही? ये लोग 23 में लेके आए थे, उस समय 24 का चुनाव था, और ये लोग कह रहे थे कि नहीं आप जो है 29 में लागू की। अरे महाराज, संशोधन आपकी हुई, आपको लेकर के आना पड़ा है, क्योंकि आपने शर्तें जोड़ी थी। यानी झूठ पल्लवी बहन बोल रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए, हम तो पेशे से अधिवक्ता हैं, तो हमारी तो आदत है कि मेरिट पे बात करेंगे, और कंट्राडिक्शन बयान अगर आपके होंगे तो उनको खोल के उधेड़ के रखेंगे। अब बात यहाँ भारतीय जनता पार्टी की कर दें तो ये उल्टा चोर सेंधी में गाय, जबरा चोर सेंधी में गाय। ये जबरा चोर है और सेंधी में गा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खुद ही कोतवाल हैं, खुद ही फरियादी हैं।
खुद ही कोतवाल भी हैं, खुद ही फरियादी भी। अरे भाई, आप महिला बिल का अगर इतने पक्षधर थे तो अटल बिहारी जी की सरकार में क्यों नहीं लेके आ गए? क्यों नहीं आप ये जो है 3 फेज का हुआ तो आपने पहले में ही क्यों नहीं लाया? और मैं दूसरी बात आपको ये कह रहा हूं कि जब कांग्रेस लेकर के आती थी जिसमें कहा गया कि हम लोग विरोध करते, हाँ हम विरोध करते थे, हमारा वो विरोध आज भी है, लेकिन बावजूद इसके हम लोगों ने कहा ठीक है, आप इसको 2023 के विधेयक को एज इट इज आप अधिनियम को लागू कीजिए और आप 2024 में ही दे दीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं साहब, मैं पहले जो है जनगणना कराऊंगा और उसके बाद परिसीमन होगा, तब हम सीटें बढ़ाएंगे। अब आप उल्टी ही बात से अपने फिर रहे हैं, क्योंकि 24 के इलेक्शन में आप बहनों को भागीदारी देना नहीं चाहते थे। अगर देते तो कम से कम 180 बहनें चुन करके आती कि नहीं आती, आप बताओ। और दूसरी चीज, अभी भी ये डिलिमिटेशन के अंदर अपनी सेटिंग अरेंजमेंट को फिट करना चाहते हैं 29 के चुनाव। हम कह रहे हैं कि 29 में अगर आप बढ़ा हुआ देना चाहते हैं तो आप 29 की सीट बिना परिसीमन के बढ़ाएंगे कैसे? और आप 2011 के परिसीमन को कैसे 2026 का बता देंगे? क्यों? ये जनता के साथ धोखा क्यों? ये हमारी आबादी 2011 वाली तो नहीं है, हमारी आबादी तो अब 2026 में न गिनी जाएगी। तो आप फिर 71 को ही आधार बना लो, 2011 क्यों बना रही? मुगलिया एरिया का बना लो। जब वर्तमान आपके सामने हाजिर है, आपके हाथ में कि आप कितने दिन में चाहिए जनगणना, अभी 29 नहीं आ रहा, आप जनगणना करा लीजिए, उसके हिसाब से परिसीमन करा लीजिए, उसके हिसाब से सीटें बढ़ा लीजिए जो आपने कहा है उसमें, और या उस शर्तों को आप तुरंत हटा लीजिए। हम लोग संशोधन पे बैठ जाएंगे, वो शर्तें हट जाएंगी और तुरंत एज इट इज लागू कीजिए। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, 33% आरक्षण हमारी बहनों को दे दीजिए। हम ये भी कह रहे हैं कि हम आगे हमारी जब सरकारें बनेंगी तो हम उसमें पीडीए को शामिल कर देंगे, उनका आरक्षण अलग कर देंगे, ओबीसी आरक्षण अलग करेंगे, हम आपको कह रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग बिना शर्त, बिना आरक्षण किए 35% आप लागू करो, हम तैयार हैं। तो ये बताओ ना, अब कोई वो वाली मांग नहीं है। कपीश जी जरा क्लियर कर दीजिए, अब वो मांग नहीं है जो आप आरक्षण में आरक्षण की बात कर रहे थे, कोटे में कोटा की बात कर रहे थे, अब वो मांग नहीं है, आप सीधे कह रहे हैं कि 30% लागू कर दो, 33%। मेरा ये कहना है कि अभी 23 के उसको लागू कीजिए और 27 में आप बकायदा 33% दे दीजिए। लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण में आरक्षण लेकर के आएंगे। जो आपने पिछड़ों का हकमारी करने की कोशिश की है और जो आप पिछड़ों का हकमारी कर रहे हैं, हमारी मांग है, लेकिन बावजूद उसके कि 33% आप नहीं करोगे, आपको पिछड़ों का हकमारी करना है, कर लो, देश की जनता देख रही है। क्या पार्टी ने ऑफिशियली कुछ सोच समझ के अपना ये पूरा स्टैंड बदला है? क्योंकि पहले आप लोग अड़े हुए थे, कोटे में कोटा की मांग कर रहे थे, अब आप कह रहे हैं कि 33% लागू कर दो, फिर 27 में हमारी सरकार आएगी तब हम कोटे में कोटा करेंगे। मोनिका, आप बहुत प्रज्ञावान एंकर हैं, एक बहुत प्रबुद्ध आप पत्रकार हैं, क्योंकि हमने देखा कि आप सत्ता पक्ष से भी अच्छा क्वेश्चन करते हैं। शुक्रिया। बाकी किसी में हिम्मत जल्दी नहीं होती। लेकिन मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूं, अगर हम आरक्षण में आरक्षण के साथ इस आरक्षण को लाना, ये महिला बिल लाना चाहते, तो हम क्यों इनको 2023 में समर्थन देते? 2023 में समर्थन है इनके बिल को हमारा। ये बहुत अच्छी बात है कपीश जी, वही बात समझ में नहीं आ पा रही है कि 23 में आपने सर्वसम्मति से समर्थन दिया, बिल्कुल ये बहुत अच्छी तस्वीर 23 में निकलकर सामने आई थी। फिर उसके अंदर ये जब अमेंडमेंट की बात आई तो उसमें आप लोगों की तरफ से ये आया, सपा की तरफ से कोटे में कोटा की मांग। अब आप लोग ये कह रहे हैं कि 33% एज इट इज लागू कर दो, 27 में जब हमारी सरकार आएगी तब इसमें हम कोटे में कोटा लेकर आएंगे। तो मेरा कहना ये है, ये सवाल है कि क्या पार्टी ने ऑफिशियली अब एक किसी स्ट्रैटेजी या रणनीति के तहत अपना ये स्टैंड चेंज किया है कि अभी जो है वो कर दो, फिर हम बाद में बदलाव करेंगे? स्टैंड में कोई परिवर्तन नहीं। 2023 के बिल पर जब आप हमारे नेताओं के भाषण सुनेंगे संसद के अंदर, तो उन्होंने उस समय भी यही बात कही कि 33% आप कर रहे हो, हमारी मांग है कि उसमें ओबीसी आरक्षण होना चाहिए और SC/ST आरक्षण होना चाहिए और सामान्य का अलग से होना चाहिए, उस 33%। लेकिन बावजूद इसके
अगर आप नहीं कर रहे हो तो हमारी जब सत्ता बनेगी तो हम करेंगे। हम इस बिल का सपोर्ट करते हैं बिना किसी शर्त लगाए, और तब हम लोगों ने समर्थन दिया, आपको पास किया। आपने शर्त लगा दिया क्योंकि आपको महिलाओं के दोनों हाथ में आरक्षण का लड्डू थमा देना था और हाथ पीछे बांध देना था और कहना था खाओ खाओ। यानी कि ये महिला आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी धोखेबाजी और दगेबाजी कर रही है, जिसका नतीजा है कि आज परिसीमन के पीछे छुप करके अपनी सीटों को एडजस्ट करना चाहती है। अगर ये वाकई निष्पक्ष हैं, अगर ये वाकई चाहती हैं कि महिला बिल का सम्मान हो, तो सबने पास किया, शर्त हटा लो, लागू कर दो, और उसके बाद परिसीमन और जनसंख्या गिनती की बात परिसीमन करके आप 29 में भी लागू कर देना, केंद्र में भी लागू हो जाएगा, तो उस हिसाब से लागू हो जाएगा। और हमारी सरकार अगर 29 में बनती है तो हम इसको बकायदा आरक्षण में आरक्षण लेकर आएंगे। और वही नहीं, आधी आबादी में हमारी मुस्लिम बहनें आती हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है कि दलितों से बुरी स्थिति है, उनके लिए अलग से आरक्षण समाजवादी पार्टी करेगी। ठीक है, तो ये बड़ा दावा और वादा आप यहाँ पर कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से। पल्लवी जी का फटाफट से एक टेक ले लेते हैं, फिर मैं जयकरण वर्मा के पास जाऊंगी। पल्लवी जी, आप क्या कहना चाहती हैं? जी मोनिका जी, देखिए अभी कपीश जी ने बोला कि इनको आरक्षण में आरक्षण चाहिए ही चाहिए, और अब बिल्कुल श्योर है कि 2027 में इनकी सरकार आ रही है। ठीक है, अच्छी बात है, ख्याली पुलाव कोई भी पका सकता है। और बोला इन्होंने कि 543 सीटों इनके हिसाब से बढ़ा हुआ 1971 के हिसाब से जो सीटें हैं वो ठीक हैं। 2011 के हिसाब से सीटों का बंटवारा हो वो ठीक नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने अपनी सीटें डिसाइड करके रखी हुई हैं कि ये, और फिर वहां पे महिलाओं को यदि अधिकार मिल जाएगा तो वो इनके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए समाजवादी पार्टी बहुत परेशान है। दूसरा अभी बता रहे थे, देखिए मुझे बहुत अच्छे से पता है कि कब ये फ्रीज हुई थी, बहुत क्लियरली मैं जानती हुई है। बता देती हूँ कि फ्रीज क्यों किया गया था। देखिए बेसिकली फ्रीज इसलिए किया गया था कि राज्य जो है अपनी, कुछ जो राज्य जिनकी जनसंख्या ज्यादा है वो अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करे, क्योंकि ये डर था कि जिन राज्यों में जनसंख्या कम है, जैसे कि स्पेशली साउथ इंडिया में, फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, उनकी सीटें कम हो जाएंगी। और जिन राज्यों में तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे नॉर्थ इंडिया, वहां पे सीटें बढ़ जाएंगी। तो इसको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए 2026 तक इसको एक राजनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए इसको फ्रीज किया गया था, क्योंकि उत्तर भारत के राज्यों का जो संसद में प्रभाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो पूरे देश में ये चीज भी आपने नहीं बताई ना कपीश जी, तो पूरे देश में संतुलन बनाए करने के लिए फ्रीज किया गया था। बता रहे फटाफट से कपीश जी, जयकरण वर्मा जी इंतजार कर रहे हैं, फटाफट से। जी ठीक है, बता रहे कपीश जी, फटाफट से जयकरण वर्मा जी फ्रीज नहीं किया गया। बस 1 मिनट और जय जी। पहली चीज तो ये कि फ्रीज करने का ये कारण अकेला नहीं, और दूसरी बात ये है कि ये कहीं मेंशन नहीं है कि इस वजह से फ्रीज किया जा रहा है। तीसरी चीज मैं अपने बिल्कुल मेंशन है, बिल्कुल मेंशन है ये चीज कि क्यों फ्रीज किया गया। आपकी सरकार है, सुन ले पहले, आपकी सरकार है, आपकी सरकार है, सुन ले मेरा, आपकी सरकार है। आज मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या केरल की जनसंख्या उत्तर प्रदेश और बिहार और उड़ीसा से ज्यादा है? तो ऐसा नहीं है कि 1971 की जनगणना पल्लवी जी सवाल सुनने दीजिए। नहीं रुकिए, लगातार से कुछ नहीं, सवाल सुनने दीजिए उनका। आपको सिर्फ बहाना चाहिए किसी न किसी तरीके से। देखिए पल्लवी जी जो है जानबूझ के हल्ला कर रही है, क्योंकि उनके पास कोई चीज तथ्यात्मक है नहीं। पल्लवी जी बात कीजिए, अगर आपके पास वाकई में जवाब है। नहीं पल्लवी जी रुक जाइए, अगर आपके पास वाकई में जवाब है तो जरा सुन लीजिए उनका सवाल और अपनी गलती को मानने के लिए तैयार नहीं है। पल्लवी जी रुकिए ना, पल्लवी जी लगातार बोलने से नहीं होगा। अगर आपके पास वाकई में जवाब है, उनके सवाल सुन लीजिए और जवाब दीजिए। मोनिका जी मैं जवाब ही दे रही हूँ, उन्होंने बोला जो चीज बताई उसी का आंसर दे रही हूँ मैं। ना आंसर नहीं है ये बेहयापन है। बिल्कुल आंसर है कपीश जी। केरल नहीं, दक्षिण भारत की आज भी जनसंख्या की वृद्धि, और उत्तर भारत में विशेष करके उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आबादी दर कहीं ज्यादा है साउथ से। तो क्या आप पैरिटी ला देंगे? किस आधार पर? बिल्कुल नहीं ज्यादा है कपीश जी। तो क्या ये फ्रीज ही रहेगी? उसके बैलेंस के अकॉर्डिंग ही उसको कैलकुलेट किया जाएगा। आपने शायद सुना नहीं है क्या किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कैसे की पारदर्शिता बढ़ती जाएगी। ठीक है, कैसे पारदर्शिता बढ़ नहीं किया जाएगा, ये चीज आप क्लियरली देखिए, बहाने मत बनाइए। आप इसको क्लियरली सुनिए कि रिटर्न में था ये चीज,
वो कि अपने यदि हिसाब से यदि परिसीमन करना चाहते हैं तमिलनाडु की ताकि यदि ये 8% चीज हटे और भागीदारी तो लागू हो उतनी ही जाए। रहेगी। ठीक है, उसके बाद रुकिए। हम अपने दक्षिण की जब जाएगा। बात आ रही है तो कैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती जाएगी और क्या दक्षिण का को किसी तरह का कोई इफेक्ट इस पर होगा, या आगे चलकर चर्चा करेंगे। रणजीत सिंह से भी यही कोशिश करेंगे समझने की। वेल ठीक है, जयकरण वर्मा को भी पैनल में इंक्लूड कर ले। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी सबरा चोर है, सेधी में गा रही है, उल्टा चोर कोतवाल को देखिए, डांट रही है। समाजवादी पार्टी के लिए मैं आपकी तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करना जानती नहीं हूँ, ना करना पसंद करती हूँ। तो समाजवादी पार्टी कैसी थी, ठीक है, जनता प्रगति से जानती है। समाजवादी आप हो चुके हो। रीजन यही है कि किस तरीके से आप बात करते हैं, कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, महिलाओं के लिए कैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, वो सबको बहुत अच्छे से पता है। आज सबसे बड़ी बहस यही छिड़ गई है, कौन महिलाओं के लिए कैसा है और कौन महिलाओं के लिए किस भाषा का इस्तेमाल करता है, कौन महिलाओं का सच में सम्मान करता है। वाकई ये चुनना एक बड़ी लड़ाई हो गई है। ठीक है, लौटेंगे आप दोनों के पास। जयकरण वर्मा जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। प्लीज सो सॉरी का काम अपनी पत्नी को किया, उससे आप महिलाओं के जयकरण वर्मा जी। ठीक है कपिल जी, बस 2 मिनट और दीजिए, रुकिए। जयकरण वर्मा जी पैनल में मैं इंक्लूड करूंगी। आज इतिहास के पन्ने पलटे गए। शाहबानो से लेकर 3 तलाक तक, गेस्ट हाउस कांड तक, सब कुछ याद दिलाया गया सदन में। शाहबानो केस की जब हम बात करते हैं तो लगता है कांग्रेस ने इसे डेंट देने का काम, कांग्रेस पर एक डेंट देने का इस केस ने काम किया था। जो उस वक्त फैसला हुआ उसकी वजह से कांग्रेस की इमेज को, कांग्रेस को एक डेंट लगा है। मोनिका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। 25 मिनट बाद आपने समय देने का काम किया, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। दूसरा मेरा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको हम लोग आरएसएस भी कहते हैं, संघ कहते हैं, उसकी विचारधारा पर चलने का काम करती है, उसके मिशन को कामयाब बनाने का काम करती है। संघ की विचारधारा, उसके सिद्धांत, उसकी सोच हमेशा से ही महिला के बारे में कभी उसने सोचा ही नहीं। महिलाओं के बारे में क्या सोचता है, मैं आपके टीवी चैनल पर बैठकर अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहता हूं। जिस प्रकार से आज मणिपुर इसी देश का एक हिस्सा है हमारा, जिस प्रकार से हमारे बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके मोदी सरकार में घुमाया जा रहा है, उसकी फोटो वायरल किया जा रहा है, वाह रे भारतीय जनता पार्टी, तुम्हारे अंदर शर्म और हया नहीं आती है। जिस प्रकार से आपने देखा, अभी गाजीपुर की घटना आपके सामने है, प्रतापगढ़ की घटना आपके सामने है। जिस प्रकार से आपने देखा, देश के लिए गोल्ड मेडल लाने वाली बेटियां, वो बहादुर बेटियां जिसका इस देश में ही नहीं दुनिया में डंका जिनके नाम का बजता है, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के एक नेता के द्वारा क्या से क्या नहीं किया गया। उनके कंधों को किस प्रकार से उन बूटों से रौंद दिया गया, उन कंधों को रौंदा गया जिन कंधों पर उन बेटियों के अंदर गोल्ड मेडल और तिरंगा लेकर के वो चलने का काम करती हैं। तब इन भाजपाइयों को शर्म नहीं आती है। जो भारतीय जनता पार्टी महिला को बारे में बहुत ही नीची सोच रखती है, उनको सम्मान देने की कभी सोच नहीं सकती है। अगर जो तो भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ कभी माननीय मोदी जी और योगी जी और संघ और भाजपा कभी राष्ट्र के नाम पर छुप करके देश को गुमराह करने का काम करते हैं, कभी सेना के नाम पर रो करके ये जो है सत्ता को का काम करते हैं, कभी धर्म का नाम लेकर के ये आंसू बहाने का काम करते हैं। मैं आपसे साफ कर देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश की रक्षक नहीं भक्षक बन गई है। जब देश की भक्षक है तो हमारे देश की नारियों का सम्मान उसके मन में कहीं से हो ही नहीं सकता। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी, अगर जो आप में जरा से भी इंसानियत है, मानवता है, सत्ता में बैठने का अगर जो गुरूर नहीं है, आपको एक सरकार और प्रधानमंत्री पद की गरिमा आप रखते हो, हिम्मत है आपके अंदर, तो आपको 24 में ही हमारी बहन बेटियों को लोकसभा में आप जो भी व्यवस्था थी उसमें आपको हिस्सेदारी दे देना चाहिए। कौन रोक रहा है देश के महिलाओं के सम्मान में, चाहे वो सपा हो चाहे कांग्रेस हो, कौन रोकने जा रहा है? मोदी जी, आपने तो सारे काम कर दिए जो जनता के खिलाफ था। आपने किसानों के खिलाफ काला कानून लाया,
हम लोग रोकते रहे, लेकिन आप ले आए, लेकिन आपने आसमान पर थूकने का काम किया। जब आपके मुंह पर वापस गिरा तो आपने अपनी पीठ लाने पर थपथपाई और वापस होने पर भी थपथपाई। आपने नोटबंदी करने का काम किया, आपने भ्रष्टाचार मिटाने का भी वादा किया। आप कर क्या पा रहे हो? आप सिर्फ जब रोना होता है, इस समय इनके पास न राष्ट्र के प्रति इनके समर्पण देख करके जनता पसीजी नहीं, सेना पर इनकी भाव खुल गया है, धर्म के नाम पर इनकी कलई खुल चुकी है। तो अभी हमारे देश की बहन बेटियां जो एक सम्मान पूर्वक, बेटी है तो बेटी की तरह, बहन है तो बहन की तरह, माँ है तो माँ की तरह, पत्नी है तो पत्नी की तरह। वर्मा जी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी महिलाओं के नाम पर राजनीति कर रही है। जयकरण वर्मा जी, आप महिलाओं के नाम पर ये आरोप कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रही है, वो कांग्रेस को उसके पन्ने याद दिला रही है। मोनिका जी, गलत बात है। मोनिका जी 25 मिनट इंतजार करा करके नहीं, मैं आपका समय नहीं काट रही हूँ, मैं सच में आपका समय नहीं काट रही हूँ, मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ। नहीं सुनने आया हूँ, आपका भाषण नहीं मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको ना भाषण दे रही हूँ जयकरण वर्मा जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। ना मैं भाषण दे रही हूँ, मेरा सवाल सुनना, मैं भाषण दे रही हूँ ना मैं आपका समय काट रही हूँ, मैं पूरा समय दे रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप बीजेपी को सारे पन्ने याद दिला रहे हैं, बीजेपी आपको आपके पन्ने याद दिला रही है सारे इतिहास के। अब जनता कैसे समझे महिलाओं का हितैषी कौन है? आप उन पर अलग आरोप लगा रहे हैं, वो आप पर आपके जब आपका राज था तब के आरोप लगा रहे हैं। जी, आप ही से सवाल है। मोनिका जी, मैं बड़ी से कह सकता हूं, मोदी जी से कह दीजिए कि चाकू में अपना रोने का काम करें। अब जनता उनके आंसू पर बहकने वाली नहीं है, पर उनकी पूरी कलवी, जो इसको हम मां बहन जयकरण वर्मा जी सुन पा रहे हैं? हैं उनको आगे करके कैसे बनेगी? ये घिराव वादे किए हैं, और में किए गए कार्यों पर हिम्मत है मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तब आप करने का काम कीजिए। एक बात कहकर मोनिका जी मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। संघ इस देश का बहुत बड़ा घातक संगठन है, जिसका ना कोई रजिस्ट्रेशन है ना कोई जवाबदेही है। मोहन भागवत देश में घूम घूम करके, संघ के लोग घूम घूम करके देश में नफरत की आग फैलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सुन पा रहे हैं? भी महिलाओं का हितैषी न था न है, कभी जानने की हिमाकत नहीं कर सकती है। तो फिर ये सदन में जो शाहबानो केस याद दिलाया गया है, कांग्रेस की भूल याद दिलाई गई है, इस पर आपका कुछ कहना है? आरएसएस के लिए आपने कहा, बीजेपी के लिए आपने कहा, सब कुछ कहा, महिलाओं के लिए कैसे महिलाओं के नाम पर सियासत हो रही है? मोनिका जी आप याद दिलाइए। नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो याद दिलाया, मैं तो उस पर आपका जवाब ले रही हूँ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो याद दिलाया, मैं उस पर कांग्रेस का जवाब ले रही हूँ। भविष्य को इन्होंने चौपट कर दिया, उसको याद दिलाइए। आप 100 साल पीछे की घटना मत लीजिए, 100 साल पीछे ले जाने की घटना और ये सब बातें तो संघ करता है। संघ यही तो चाहता है कि जयकरण वर्मा के ऊपर जो कपड़े पहने हुए हैं, ये 100 साल पीछे की जिंदगी। अगर 100 साल पीछे की घटना आप कह रहे हैं, तो फिर अगर 100 साल पीछे की घटना, जयकरण वर्मा जी, 100 साल पीछे की घटना अगर वाकई में भूलने वाली बात है, सुनिए 100 साल पीछे वाली घटना अगर बेशक भूलने वाली बात है, वाकई में भूलने वाली बात है, तो उसको भूलकर जनता आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही है? कांग्रेस वो जगह केंद्र में क्यों नहीं बना पा रही है? 3 टर्म से बीजेपी कायम है, एनडीए की सरकार वहां कायम है, आप अपनी जगह नहीं बना रहे हैं। राज्यवार चुनावों की बात की जाए तो वहां पर भी आप अपनी जगह धीरे धीरे खोते जाते हैं। जहां पर आपकी सरकार है वहां से भी आपके हाथ से सत्ता अगले टर्म में निकल जाती है, तो आपकी जगह गायब क्यों हो रही है? क्या मोनिका जी, हमारे देश में अंग्रेजों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, आपने हिटलर का भी राज का नाम सुना होगा, आपने रावण का भी राज का, क्या वो लोग नहीं जीते थे? उनकी सत्ता नहीं थी, उनकी भी सत्ता थी। जो क्रूर व्यक्ति होगा, क्रूरता की एक हद होती है, वो हद अब सीमा क्रॉस कर गई है, और क्रूर व्यक्ति चाहता है कि हमारी सत्ता हमेशा चलती रहे। आज मोदी जी उंगलियों को तोड़ देना चाहते हैं, उनसे जवाब चाहती हैं। क्रूर कौन है फिर? एनडीए तो कायम है, कहीं नहीं गायब यूपीए गायब है। यूपीए कहीं नहीं गायब है।
सुनिए ना मोनिका जी, आज इस देश में, इस देश को बचाए रखने की, लोकतंत्र को बचाए रखने की, संविधान को बचाए रखने की जो हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, हमारे जैसे लोग सत्ता के लिए नहीं, इस देश के लिए अगर जो जयकरण वर्मा को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हमें कोई गम नहीं है। लेकिन न जाने क्यों इतनी कोशिशों के बावजूद भी जनता आपको चुन नहीं रही है, ये एक बड़ा सवाल आकर खड़ा हो जाता है जयकरण वर्मा जी। अब रणविजय सिंह से भी मैं सवाल लेना चाहूंगी। रणविजय जी, तीनों पक्षों की बातें आपने सुनी। मोनिका जी, हमारे जैसे लोग समझ रहे हैं, जिस दिन आप जैसे मीडिया चैनल वालों को समझ में आ जाएगी, सरकार बदल जाएगी। जिस दिन हमारे जैसे लोगों को आप समझ जाएंगी, देश की भावना आपको समझ जाएंगी, उस दिन देश की सत्ता बदल जाएगी। ठीक है, अब इस पर मैं क्या कहूँ, कोई आरोप नया नहीं है जो आप कह रहे हैं। जो समझ जाए और वो सही बात कहता है, जो नहीं समझता है वो सिर्फ आरोपों की बात करता है। चलिए कोई बात नहीं, कोई नई बात नहीं है ये आरोप सुनना। रणविजय सिंह जी का रुख करेंगे। रणविजय जी, महिला आरक्षण को लेकर जिस तरीके से बहस हो रही है, आर पार की जंग सी छिड़ गई है, शब्दों का शस्त्र युद्ध चल रहा है, ये महिला आरक्षण वाकई में सोशली रिफॉर्म का मुद्दा है या फिर सिर्फ एक तरह की पॉलिटिकल पोजीशनिंग? मोनिका जी, कोई बात कहूं उसके पहले तो एक बात अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय जयकरण जी कह रहे थे, सबसे पहले तो इनसे ही निवेदन मैं कर लूंगा कि मीडिया को दोष देने के बजाय या मीडिया को समझाने के बजाय अगर कांग्रेस जनता को समझा ले जाए कि हम आपके हित में हैं, हम आपके हित का काम कर रहे हैं, इतिहास में मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे, आप हमें वोट दीजिए। मीडिया जनता को भड़काने थोड़ा जा रही है, उनको कांग्रेस के खिलाफ प्रचार करने थोड़ा जाती है। आप अपने काम को जनता को बताइए, जनता को मोहित करिए, जनता का वोट ले लीजिए, जीत लीजिए। कोई मीडिया वाला आपकी जिस राज्य में सत्ता मिलती है, जब देश में सत्ता मिली तो क्या कोई रोकने गया था? रोकने थोड़ा गया था। तो इसलिए ये जो मीडिया पर लांछन लगा करके बचकर भाग निकलने का रास्ता आप लोग ढूंढ लेते हैं ना, ये ठीक नहीं। खैर, ये मोनिका जी, नहीं मेरा ऑब्जेक्शन है, मेरा ऑब्जेक्शन है, नारी तू नारायण, मेरा ऑब्जेक्शन है, मेरा जो सिर है ना, वो राजनीति की उखली में पड़ चुका है। की चापलूसी अच्छी लगती हो आप करिए, आपको मीडिया की चापलूसी अच्छी लगती हो आप करिए। जयकरण वर्मा जी, प्लीज आप शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए। देखिए, शब्दों का इस्तेमाल सही कीजिए, ये इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो राजनीतिक मंचों पर भाषण दिया जाता है, वह भाषण इन्होंने बहुत अच्छा दिया और इससे ये साबित होता है कि इनकी भाषा कितनी अच्छी है और जनता को लुभाने के लिए कैसी कैसी भाषाओं का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये कोई पहली बार हमारे खिलाफ या आपके खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आदत है इन लोगों की, तो ऐसे ही करते रहते हैं। खैर, आपके चापलूसी को मेरा प्रणाम जो नारायणी गलत बात करें वर्मा जी, गलत बात करें वर्मा जी। हाँ, इंटरप्ट मैं आपको करूंगी। आपने आरोप लगाया, मैंने आपको हंस के टाल दिया, अगले ने आपको बोल दिया। मोनिका जी, दरअसल जो 2023 में कानून बना और 16 अप्रैल 2026 को जिसकी अधिसूचना जारी हो गई, उसे लागू करने में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्यों नहीं लागू हो सकता? विधानसभा चुनाव से या 2029 के लोकसभा चुनाव से क्यों नहीं लागू हो सकता? इसे भारतीय जनता पार्टी को या केंद्र सरकार को स्पष्ट कर देना चाहिए कि जब अधिसूचना जारी हो गई है तो हम लागू करेंगे। इसमें कई दोनों तरफ से बहुत लोचा है बात, जो पूरा तर्क रखे जा रहे हैं ना, कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिनको लाभ मिलना, यानी जिन महिलाओं, जिन नारी को सम्मान दिए जाने की बात हो रही है, वह भी दोनों पक्षों के तर्कों से साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर जो 33% का महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ, 16 अप्रैल 2026 को जिसकी अधिसूचना जारी हो गई, उसे लागू करने में क्या दिक्कत है? अभी जितनी सीटें हैं जिन राज्यों में, जिन और लोकसभा में, उन पर आप लागू कर दीजिए। इसमें जो मुझे संदेह है कि इसमें भी अड़ंगा इसलिए लगाने की कोशिश होती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि जब पूरा लागू हो जाए तो मेरी सीट चली जाए, पता नहीं किसकी किसकी सीट चली जाएगी, क्योंकि ये लक्षित वो तो तय नहीं होगा कि यही वाली सीट जाएगी।
तो लोग इसे लागू नहीं होने देना चाहते हैं। वो दोनों पक्ष इसमें घालमेल करके इधर उधर बातों में उलझाकर तर्कों में कपीश जी को ऑब्जेक्शन है। रणविजय जी, अगर आपको दिक्कत ना हो तो जरा उनका ऑब्जेक्शन ले लेते हैं, उसे आप इंक्लूड कर लीजिएगा अपने जवाब में। एक मिनट बात कर रहा हूँ। और सबसे पहली बात, आप इस पूरे मामले को अगर शुरू से समझे तो 1996 में देवगौड़ा जी ने पहली बार जी बोलिए। 1996 में देवगौड़ा जी ने पहली बार जब बिल को संसद में रखा तब किसने विरोध किया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 4 बार इसे संसद में रखा, तब किसने विरोध किया था? कांग्रेस ने संसद में 1 बार इसे रखा, तब किसने विरोध किया? और अंतिम में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5वीं बार संसद में रखा तो किसी तरीके से एक सहमत बन पाई और यह बिल पारित हो पाया। तो कौन खिलाफ है, कौन इसके समर्थन में है, इन आप आता है। हाँ, आप कह रहे थे कि ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, उनका सवाल ले ले आप, प्लीज जवाब में इंक्लूड कीजिएगा। कपीश जी, आप अपना ऑब्जेक्शन दर्ज करा सकते हैं। पहली चीज तो ये कि हमारे मित्र वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको यही नहीं मालूम है कि जिस बिल के अंदर आपने शर्त लगा दिया है, जब तक वो शर्त नहीं हटेगी या वो शर्त पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो कैसे लागू होगा। हाँ। और ये तो सरकार के हाथ में है। हम तो आज आपको कह रहे हैं, एक दिन के लिए सत्र बुलाइए और इस बिल के अंदर आप संशोधन कर दीजिए कि हम ये शर्त हटाते हैं, उसको तुरंत लागू कर दीजिए। हम लोग आपके साथ हैं, इसमें मंशा खोजने की जरूरत ही नहीं है। अगर मंशा खोजनी है जो अधिसूचना लागू सुने पहले पूरी बात हो जाएंगे। अधिसूचना लागू होने का मतलब ये नहीं है। तो ठीक है, तो सरकार से कह दीजिए कि लागू कर। नहीं हो सकता क्या? सुनिए, अधिसूचना लागू होने के बाद अधिनियम अधिनियमित होता है। एक मिनट सुन लें, आपको शायद लॉ की जानकारी ना हो तो हम पूरी कर देते, अगर होती तो शायद आप नहीं लगा। बताइए। अधिसूचना जारी के अधिसूचना जब जारी होता है तो वो सुन लीजिए, जब राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, कानून बन गया, उसको लागू कर दिया गया अधिसूचना जारी करके, यानी कि सबको पता चल गया कि अब ये लागू है, लेकिन क्रियान्वित नहीं है, सस्पेंडेड भी होते हैं। कानून पास होने के बाद भी उसको कुछ समय के लिए, अवधि के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। पूरा आप संविधान के अंदर देख लें। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप कोई पूरे देश के पत्रकार हैं, आप सबके लिए एक जैसे हैं। हम आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन आप ये पूछिए कि ये शर्त क्यों लगाई गई थी, और अगर ये शर्त हटा दें तो तुरंत लागू हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहा हूँ। आप ये बताइए नारियों के लिए सिंह साहब सुनिए, सिंह साहब सुनिए, इतिहास का गच्चा देना छोड़िए, इतिहास के गच्चा देने का काम नेताओं का है, पत्रकारों का नहीं। पुराने तमाम बयानों को निकालिए मोनिका जी। भाई सुन लीजिए, अगर आपकी महोदय आप प्रवक्ता रखे हो पुराने वीडियो तो निकालिए, निकाल कर देखिए, मैं तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वाकई आप पत्रकार हैं तो आपको भविष्य में जाने की जरूरत है कि कैसे लागू हो। हम सब लोग राजी हैं, आप इनसे मांग कीजिए हमारे साथ कि हमारी बहनों को अधिकार दें, दोनों शर्त हटा लें और लागू कर दें। और 27 मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि जो 2023 में जो बिल पारित हुआ उसे लागू करने में क्या दिक्कत है? जो जितनी सीटें अभी की स्थिति में है उन पर क्यों नहीं हो जाना चाहिए? यही बात तो समाजवादी पार्टी भी मांग कर रही है, यही बात कांग्रेस पार्टी भी मांग कर रही है। यही हुआ था, उसमें संशोधन, जो भी संशोधन होना था भविष्य के लिए होना था, उस संशोधन को बाद में पारित कराया जाता और उसे लागू किया जाता। फिलहाल 33% आरक्षण को मिल जाना चाहिए, कि ना मिले इसके लिए तमाम किस्म की टिकटें हैं। आप नारी बंधन अधिनियम आपने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? दोनों को एक साथ क्लब करके मामले को भटकाने की कोशिश हो रही है। हमारी आवाज इनके कान तक नहीं जा रही। आपने ये बिल पढ़ा है? आपने ये बिल पढ़ा है? हमारी बात सुन लीजिए, आप केवल अपनी बात कहेंगे तो हमारे ख्याल से वो नहीं हो पाएगी। तो मैं कह रहा हूँ, ये किसी पेपर का एडिटोरियल नहीं है जो आप बेहतर लिखेंगे और हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम उस फील्ड के नहीं। ऐसे ही कानून जानने का फील्ड हमारा है। मैं पेशेवर एक अधिवक्ता हूँ, 25 साल की बात है।
आप कानून नहीं, आप सुन तो लें, विधि सुन तो लें। विशेषज्ञ अरे बहुत हैं, अच्छी बात है, आप सुन कानून लें। के जानकार हैं। मैं आपको इससे ये कोई कह रहा इनकार हूँ नहीं कि कर सकता सरकार हूं, अभी आपकी लागू जानकारी पर नहीं- कोई सवाल उठा अरे रहा सुन हूं। तो लें, अरे भाई सुन तो लें, जब नहीं जानकारी है तो सुनिए। कितनी देर सुनाएंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि एक दिन का संशोधन ला दें, संशोधन ला के दोनों शर्त हटा लें, लागू कर दें। और अगर ये सीधे लागू करने लायक हैं आपके मुताबिक, ये लागू करें। हम लोग रोक कहाँ रहे हैं? हम तो आप ही की बात कह रहे हैं कि लागू करो 24-27 में, क्यों नहीं लागू कर रहे? आप अगर ये मेरी लागू बात कर कह रहे हैं, सकते मैं थे- आपकी बात कह रहा हूं, तो दोनों बातें तो एक साथ हो रही ना। 2000 मैं यही कह रहा हूँ कि जो क्या इसमें क्या अड़चन है, क्या बात केंद्र सरकार को साफ करना चाहिए। और दूसरी बात, मोनिका जी, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक तो सभी खास तौर पर विपक्ष की पार्टियों की, जो चाहे कांग्रेस हो और चाहे समाजवादी पार्टी हो या जो राज्यों में स्थानीय पार्टियां हैं, उन सब की पिछले कुछ वर्षों में एक मांग बहुत तगड़े से उठी कि जिसकी आबादी जितनी हो उसको उस हिसाब से आरक्षण दिया जाए। मतलब आरक्षण जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें बढ़ोतरी कर दी जाए, और इसके लिए तमाम किस्म के बयान हुए, आंदोलन जैसी व्यवस्थाएं खड़ी करने की कोशिश की गई। महिलाओं की आबादी आधी है, थोड़े बहुत के अंतर है, लगभग आधी है। तो सभी पार्टियों को इस बात की मांग क्यों नहीं करनी चाहिए, कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी को भी, अन्य पार्टियों को भी, जैसे अन्य मामलों में केंद्र सरकार पर दबाव बनाते हैं, इस मामले में भी दबाव बनाना चाहिए कि महिलाओं की जितनी आबादी है घिरते हुए दिख रहे हैं। जी भी आपकी बात पे सहमत नहीं है। जयकरण वर्मा भी आपकी बात पे सहमत नहीं है। आज अपनी बातों में आप घिरते हुए दिख रहे हैं। जयकरण वर्मा जी का भी सवाल, वो सहमत नहीं होंगे, ठीक, कोई बात नहीं। मैं कह रहा हूँ जितनी आबादी है उतनी आरक्षण मांग लेनी चाहिए महिलाओं के लिए। 33% पर ही क्यों अटका है मामला? ये सवाल का जवाब पल्लवी जी देंगी। और मांग लेना चाहिए वाली जब आप बात कर रहे हैं तो करण वर्मा जी से पूछ लेते हैं। जी करण वर्मा जी, बोले, आप सवाल कर रहे थे। नहीं, देखिए मोनिका जी, मेरा साफ साफ मानना है, मांगना उससे चाहिए जो देना चाहता हो, जो देने की जिसकी मनसा हो। मेरा पुनः वही आरोप है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को आगे कर करके, आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से बृजभूषण शरण के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया, और उन्हीं को भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी सुरक्षा दे करके इनाम देने का काम कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि वही बृजभूषण शरण सिंह अभी एक मंच पर खड़े होकर के, ब्राह्मण समाज के मंच पर खड़े होकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, मान्यवर कांशीराम को नीचा बताने का काम करते हैं, भगवान परशुराम को छठा अवतार नहीं 16वां अवतार बताने का काम करते हैं। ये कह लीजिए कि ब्राह्मणों के मंच को भी उन्होंने अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के लोग बृजभूषण सिंह को इनाम देने का काम करते हैं, उनकी पीठ थपथपा करने का काम करते हैं। जो लोग ऐसी काम करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में दिन रात उनकी तरक्की होती जाती है। और मैं पुनः आपसे कह दूं कि जब इनके जैसे लोगों की तरक्की होगी तो इस देश में महिलाओं का सम्मान कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, जब तक संघ का राज रहेगा, इस देश की महिलाएं के निरीह और हीन व्यवस्था में बनाए रखने की संघ की जो योजना है वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रणविजय जी, एक और सवाल मैं आपसे कर लूं, फिर मैं पल्लवी जी के पास जाऊंगी, क्योंकि पल्लवी जी के पास भी सवालों की अब लिस्ट सबकी इकट्ठी हो चुकी है। क्या सभी दल अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं इसमें? क्योंकि सबकी अपनी अपनी राय, सबकी अपनी अपनी एक राजनीति, या ये कहिए कि पक्ष रखने का तरीका क्या है कि सभी दल इसमें अपनी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं कि हम ही महिलाओं के सच्चे हितैषी हैं? कम शब्दों में जवाब, फिर पल्लवी जी के पास जाएंगे। राजनीतिक दल है तो सबको देखना भी चाहिए, सबको संभावनाएं देखनी चाहिए। सब लोग राजनीति कर रहे हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भारतीय जनता पार्टी दूध की धुली हुई है और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या दूसरी पार्टियां वो कोई दागी हुई हैं। वो सब लोग राजनीति कर रहे हैं। सब लोगों को राजनीति में अपने वोटर्स का बेस बढ़ाने की आवश्यकता महसूस होती है। तो क्या महिलाएं अब वोट बैंक का एक खेल बनकर रह गई है? ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और नहीं, रुकिए करण वर्मा जी, आऊंगी मैं आपके पास भी। पल्लवी जी के पास फटाफट से मैं रुक करूं। पल्लवी जी, सवाल देखिए यही बार बार आ जाता है और इस पर सरकार अपने अलग अलग तर्क दे रही है, लेकिन आम जनमानस के मन में भी ये सवाल है
कि जो है आप उसको बरकरार करिए ना, जो है उसे लागू कीजिए ना। बार बार अलग अलग शर्तें इसमें लागू कर या अमेंडमेंट्स लाकर या अलग अलग शर्तें रखकर आप इसको आगे टालते जाते हैं। जो है अभी वो दे दीजिए महिलाओं को। महिलाओं के हाथ अभी खाली हैं, कुछ तो रखिए उनके हाथ में इंतजार के लॉलीपॉप के अलावा। एक चीज तो बहुत क्लियर बताना चाहूंगी कि 2023 में बिल लागू हुआ था और ये जो पास होगा, जो आगे आएगा 2034 में आएगा। भारतीय जनता पार्टी तो यही बिल्कुल महिलाओं के पक्ष में है, महिलाओं के पक्ष में हमेशा से फैसले लिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं लिए। शाहबानो केस ही उठा के देख लीजिए आप। इन्होंने तो जो कानून, जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया, जो बनाया उसको भी कमजोर करने का काम इन्होंने किया, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जो बैठ के बातें कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की, पूरी बातें भी मैंने नहीं सुनी उनके प्रवक्ता की, पर बहुत सारे उन्होंने जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स की बातें की, उत्तर प्रदेश के केसेस के उन्होंने नाम गिनाए। अब वही बात है कि समय कम है, अदरवाइज मैं भी इनको तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, जहां पे इनकी सरकारें हैं, राजस्थान में जब इनकी सरकार थी तब महिलाओं की क्या स्थिति थी, किस तरीके से इन्होंने काम किया। लेकिन आप भी तो महिलाओं के हितैषी बन रहे हैं ना। एनसीआरबी के आंकड़े तो कुछ और ही कहते हैं और यूपी को लेकर भी कुछ और ही बयां करते हैं, और हितैषी आप लोग बन रहे हैं कि नहीं हम ही महिलाओं के सम्मान का पूरा जिम्मा उठाए हुए हैं। मोनिका जी, पहले की रिपोर्टिंग 2% होती थी। 2017 से पहले की रिपोर्टिंग देख लीजिए। महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध होते थे, महिलाओं की रिपोर्टिंग तक नहीं की जाती थी। आज के समय में अब एनसीआरबी का डेटा ही यदि उठा रही है तो रिपोर्टिंग की दर भी उठा लीजिए कि पहले क्या थी और अभी क्या है। अब जो है FIR लिखी जा रही है। 2 सवाल पूछ सकता हूं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं, फटाफट जी। रणविजय जी फटाफट सवाल ले लीजिए। जी, सबसे पहला तो ये है कि भाई पूरा विपक्ष इस बात के लिए राजी है कि जो 33% का महिला आरक्षण बिल संसद से पारित हो गया, उसे उसी तरह अवस्था में वह बिल पास हुआ था, आप लागू जितनी सीटें हैं उतनी सीटों पर लागू कर दीजिए। ठीक है, तो परिसीमन का मामला इसमें क्यों जोड़ करके मामले को भटकाने की कोशिश जवाब ले लेते हैं। कार्यक्रम समय कमी है। मोनिका जी फटाफट से जवाब, समय की कमी है, निकलना भी है मेरा। पहले एक सवाल का जवाब रणविजय जी एक सवाल का जवाब पहले ले लेते हैं, समय की कमी है। पल्लवी जी फटाफट आंसर कीजिए। जी मोनिका जी, मुझे दूसरी डिबेट के लिए भी निकलना है। मैं एक चीज बता देती हूं, 2023 का जो बिल है उसको शायद किसी ने पढ़ा भी नहीं है। उसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि जनगणना और परिसीमन के बाद चीजें लागू होंगी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। और अभी जनगणना करा के परिसीमन करा के 2029 जो आपको 3 साल बाद दोबारा से बात करनी उस पर याद आती है, जो आपको 23 के बाद 26 में बात करनी याद आती है, और फिर 26 में आप 29 के नाम का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। तो इसीलिए ये सिर्फ एक राजनीति का ऐसा लगता है मानो मुद्दा बनकर रह गया है। कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना पड़ेगा, समय की कमी है, पर आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह की राजनीति और आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार हो रहा है, उससे ऐसा लगता है मानो जैसे महिला नारी सम्मान और अधिकार के नाम पर सिर्फ वोट बैंक का खेल बनकर रह गई है। सीधी बात में फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार। एक बड़ी आ रही है, एक बड़ी खबर फटाफट से आपके सामने रख दें। इस बीच एक बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में बड़ा हादसा हुआ है। बरगी डैम में पर्यटकों से भरा है क्रूज पलट गया है। अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है, कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। 15 लोगों को एसडीआरएफ ने बचाया है। हादसे के समय क्रूज पर 30 से 40 लोग सवार थे। तेज आंधी के चलते पानी में डगमगाकर डूबा है क्रूज। एमपीटी के द्वारा संचालित किया जाता है क्रूज। बरगी डैम के लिए रवाना हुए जबलपुर के कलेक्टर। तो ये बड़ी जानकारी, ये बड़ा हादसा यहाँ पर हुआ है। क्रूज डूबने की खबर, एमपीटी के द्वारा संचालित किया जाता था ये क्रूज। बरगी डैम के लिए रवाना हुए जबलपुर के कलेक्टर। बड़ी जानकारी, पानी की लहरें जरा देखिए, ये उफनती लहरें जिसकी वजह से कई जानों पर बन आई है। मध्य प्रदेश का जबलपुर, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। बरगी डैम में पर्यटकों से भरा क्रूज पलट गया है। दरअसल तेज आंधी जिसकी वजह से पानी की लहरों में देखिए कितनी तेजी आई, और इन लहरों की वजह से ये जो क्रूज था वो डूब गया। सावधानी यहाँ पर बरतने की जरूरत है। अपील आप लोगों से करते हैं, अगर मौसम खराब है तो कृपया इस तरीके की यात्रा ना करें। फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।